सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज बात केरल की होगी। जी हां, केरल के कोल्लम में एक मंदिर में जिस तरह से आतिशबाजी के दौरान जो हादसा हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, उस हादसे ने एक बार फिर बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है, लेकिन सवाल फिर भी बहुत सारे हमारे सामने खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की आतिशबाजी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और पूरे केरल में इस तरह की आतिशबाजी को बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद आखिर आतिशबाजी कैसे की गई मंदिर में। सवाल यह भी है कि इस तरह से हादसे बार बार क्यों घटते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई तीर्थ स्थान पर या फिर कोई ऐसा धार्मिक स्थान होता है, वहां पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो इस तरह के हादसे घट जाते हैं और बार बार हम ये कहते हैं कि हमारे इंतजाम पुख्ता थे। लेकिन सवाल बाद में यही आता है कि जो इंतजाम पुख्ता के दावे किए जा रहे थे, दरअसल उन दावों में कतई दम नहीं था। तो बहुत सारे सवाल आज इस घटना के बाद एक बार फिर से हमारे सामने खड़े हो गए। उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को, इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस पूरे मामले पर हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केरल में कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर में आतिशबाजी से भड़की आग में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद केरल सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। केरल सरकार का दावा है कि जिला प्रशासन ने आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से मिलने के लिए वो अस्पताल भी गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार केरल के लोगों के साथ है और राज्य को हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। इस हादसे के बाद कुछ लोगों ने ये मांग की है कि पूरे केरल के मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी जाए। गौरतलब है कि केरल में मंदिरों में आतिशबाजी की परंपरा बहुत पुरानी है। राज्य में करीब 1255 मंदिरों का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवास्म बोर्ड टीडीबी ने साफ कहा है कि वो आतिशबाजी की रस्म पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा है कि आतिशबाजी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ही की जानी चाहिए। बोर्ड ने इस संबंध में सभी मंदिरों को पत्र भी भेजा है। वैसे पूरे केरल में करीब 8 से 9 हजार मंदिर हैं, जिनमें से 2500 पर सरकार का नियंत्रण है। बताया जा रहा है कि पुतिंगल देवी मंदिर में 10 से 15 साल पहले भी आतिशबाजी के दौरान दुर्घटना घट चुकी है। हालांकि ये दुर्घटना छोटी ही थी। रविवार के हादसे के बाद पुतिंगल में मंदिर प्रशासन के खिलाफ तो मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? तो ये थी हमारी रिपोर्ट और आज जिन सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी पूरी चर्चा को, इस बहस को बढ़ाएंगे, वो 2 सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वो जो 2 सवाल हैं वो उठाएंगे। उनमें पहला सवाल ये कि कोल्लम के पुतिंगल हादसे के बाद क्या मंदिरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसी मांग कई लोग कर रहे हैं कि इस हादसे के बाद आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह हमारा आज का पहला सवाल है। और जो दूसरा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम आज की इस चर्चा को, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, वो दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या पुतिंगल हादसे के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि राज्य सरकार ने, अब तक जिला प्रशासन ने जिस तरह से प्रतिक्रिया जताई है उसमें दिखाया है कि इसमें मंदिर प्रशासन का दोष है, लेकिन सवाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर भी उठ रहे हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं एक एक करके। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी है। विजय शंकर तिवारी जी बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ दूसरे मेहमान प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी सीपीआई के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तीसरे मेहमान जगदीश उपासने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, क्या आपको लगता है इस तरह की आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए इस हादसे के बाद? अशोक जी, किस तरह की आतिशबाजी पर? जी देखो, कुछ परंपराएं हैं और हर जगह परंपराएं रहती हैं। मुझे लगता है ये कह देना कि बंद कर देना चाहिए, ये तो हास्यास्पद भी है और एक तरीके से ये सामाजिक मान्यताओं पर
प्रहार भी है। हम इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि आप हवाई जहाज में कोई घटना घटती है, कोई क्रैश होता है, तो आप ये कह दीजिए नहीं हवाई जहाज बंद कर देने चाहिए क्योंकि हवाई जहाज क्रैश हो गया। रेलगाड़ियों में रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, आप कह दीजिए नहीं रेलगाड़ी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि रेलगाड़ी में दुर्घटना हो गई। शादी बारात में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आप कह दीजिए नहीं शादी बारात में दुर्घटना होती है, शादी बारात बंद कर देने चाहिए। ये कोई उसका हल नहीं है। आप ये देखिए कि एक भारत में एक वर्ग है, एक समाज है जिसको वो स्वयं अपने को प्रगतिशील समाज कहते हैं, प्रोग्रेसिव समाज की बात करते हैं वो। और मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव बात करते करते वो बहुत आदम युग की बात करना उन्होंने, ये जो परंपराएं विकसित होती हैं अशोक जी, एक दिन विकसित नहीं होती हैं। ये परंपराओं का एक अपना इतिहास होता है, उस इतिहास पर जाने की आवश्यकता होती है। बदलता भी है। अभी हमने शनि शिंगणापुर मंदिर में देखा जिस तरह से महिलाओं को इजाजत मिली, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ बदलती हैं। तो अगर ये हादसा हुआ, क्योंकि ये हादसा पहला नहीं, इससे पहले भी 10-15 साल पहले भी वहां पर हादसा हुआ था, तो कोई नई चीज, अच्छी चीज बदलाव के लिए हो तो आपको क्या लगता है? अशोक जी बात बहुत अच्छी कही आपने और बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन कहने वाले लोग जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। कौन? पिछले वर्ष जो भी इस प्रकार की बात करते हैं, जो भी इस प्रकार की बात करता है, मैं ये बात कर रहा हूँ, वो लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर बात करते हैं। एक ही प्रकार की घटना आप देखिए, पिछले वर्ष अभी वाराफात एक त्यौहार होता है मुस्लिम समाज में, आगरा में, उसमें बहुत सारे पटाखे चलते हैं, बहुत हुड़दंग होता है और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लोग भी मरे थे, गाड़ियां भी फूकी गई थी उसमें, लेकिन एक भी देश की आवाज, एक सिंगल आवाज ये नहीं उठी थी कि भाई इस प्रकार के वाराफात जैसे कार्यक्रम में ये आतिशबाजी बंद कर देनी चाहिए। या अगर ये उस समय बात उठती तो हम मानते हैं कि नहीं, जो लोग सोचते हैं इस प्रकार का वो बहुत ठीक सोचते हैं और बिल्कुल ठीक दिशा में सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं इस तरह की बातें सिर्फ एक बहुसंख्यक लोगों को लेकर के, जो प्रगतिशील लोग हैं वो सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को नहीं, प्रगतिशील लोग नहीं है, प्रगतिशील लोग हैं नहीं, वो बात करते हैं अपनी बात करते हैं स्वयं को, प्रगतिशील है नहीं वो, क्योंकि प्रगतिशील बात क्या करेगा कि वो सारे समाज को एक दृष्टि से देखता है, वो अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग जगह अलग अलग स्टैंडर्ड अपनाता नहीं है, वो एक जैसा स्टैंडर्ड अपनाता, फिर उसकी बात सही भी हो सकती है, उसकी बात गलत भी हो सकती है, उस पर देश में चर्चा उठती है। और जो परंपराएं, देखो भारत हिंदू समाज जो है, आज से 2000 साल पहले जो परंपरा चलती थी, आज अगर वो समाज को मान्य नहीं है तो समाज धीरे धीरे अपने आप उसको छोड़ देता है, उसको बंद करने की। मैं आऊंगा प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपको लगता है कि क्या एक वर्ग विशेष को या एक धर्म विशेष के लिए इस तरह की बात होती है, इसलिए जो है इस तरह की बात आती है, रिएक्शन होता है, जैसा अभी विजय जी ने कहा? देखिए, मैं एक बात मानता हूं और हम लोग भी मानते हैं इस बात को कि किसी भी एक्सीडेंट को, घटना को सांप्रदायिक रंग से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से कोल्लम डिस्ट्रिक्ट परावूर में ये हुआ है, ये बड़े अफसोसजनक बात है और इसको सांप्रदायिक रंग देने से उन चीज़ों को रोकने में हमें मदद नहीं मिलेगी। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक परंपराओं की बात है, मैं इतिहास का ही प्रोफेसर हूँ, परंपराओं में जब ये परंपरा अगर शुरू भी जब भी होगी, चाहे प्राचीन काल में चाहे आरंभिक मध्य काल में, तब ऐसे बम पटाखे नहीं थे। जैसे दिवाली पे आप बम पटाखे चलाते हैं, चाहे वो उसका आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस हमें कोई नहीं मिलता बम पटाखों का। ये परंपराएं जो शुरू हुई, ये पैसे के भौंडे स्वरूप में शुरू हुई, वल्गर शो ऑफ वेल्थ से शुरू हुई, पैसे का भौंडा प्रदर्शन किससे शुरू हुई। इन पे हमें समाज को और हम सबको सोचना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या बिल्कुल तरह से इस पक्ष में? नहीं, प्रतिबंध लगाने के 3 कारण हैं। एक कि भविष्य में ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे जितने भी हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो किसी का भी त्योहार है, चाहे वो राम जलाना है, रावण जलाना है, चाहे कोई भी ऐसे त्योहार है, वहाँ पे ये ऐसे हाई वेलोसिटी के पटाखे नहीं इजाज़त होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको पर्यावरण को नुकसान होता है, इससे आपको डेसिमल प्रॉब्लम भी होती है। एक पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, उसके बाद ये पटाखे बन के वहाँ पहुँच कैसे गए। और अभी वहाँ पे ये पता लगता है कि डीसी और डीएम दोनों ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी और उन पर ये आरोप लग दिया क्योंकि ये मुस्लिम है इसलिए इन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़े अफसोसजनक बात है। राज्य सरकार को भी देखना चाहिए था, वहाँ के आयोजकों को भी देखना चाहिए था कि ऐसे आयोजन करते वक्त एक तो लो इंटेंसिटी के पटाखे चलाएं अगर चलाने भी हैं, दूसरा अगर चलाने हैं तो उसमें 500-700 मीटर का डिफरेंस रखना चाहिए बिल्डिंग से और जनता से। ये उनको करना चाहिए था। ऐसा यूरोप के हर देश में होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नए साल पे या क्रिसमस पे पटाखे नहीं चलते हैं। बाकायदा फायर ब्रिगेड से लाइसेंस लेके एक पैराफरी बनाई जाती है, एक क्षेत्र में ही आप चला सकते हैं, एट ए टाइम कुछ ही लोग जाके चला सकते हैं, उसमें एक रॉड से चलाना होता है। ये प्रिकॉशन यहाँ पे लेनी चाहिए। ऐसे हादसे देश में होते, 100 से ज़्यादा जिंदगियाँ चली गई
ये बहुत प्रीशियस जिंदगियां थी, बहुत महत्वपूर्ण जिंदगियां थी हमारे लिए, बहुत अच्छी जिंदगियां थी, और कितने लोग गिरफ्तार हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं अनुरोध कर दूंगा प्रशासन से कि आइंदा वो ध्यान रखें, ऐसे जगहों पे फायर ब्रिगेड का पूरा इंतजाम रखें, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए वहां पे पूरा। जब आप ये कहते हैं कि प्रतिबंध लगना चाहिए, तो केरल में आज भले ही कांग्रेस की सरकार है, पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, और आज भी आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं और हम किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहते। जब सीपीआई थी, सीपीएम सरकार में थी, तब आप लोगों ने ये सब चीजें क्यों नहीं सोची? इतनी बात क्योंकि सब विपक्ष में होता है, बड़ा आसान होता कहना क्योंकि केरल में ये भी आरोप होता है मंदिरों की राजनीति वहां सब करते हैं, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो या फिर यूडीएफ। पहली बात तो मैं आपको साफ बता दूं, हम मंदिरों की राजनीति नहीं करते, हम डिवाइनाइजेशन ऑफ स्टेट के सिर्फ खिलाफ हैं, राज्य का देवीकरण की सिद्धांत के सख्त खिलाफ है, वो हमारी विचारधारा है। दूसरी बात कि लेफ्ट फ्रंट में या कोई भी गवर्नमेंट वहां पे हो, एकदम किसी भी त्योहार भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उन त्योहारों को एकदम रोकना संभव नहीं होगा। इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी, बड़े पैमाने पे जागरूकता लानी पड़ेगी, चाहे वामपंथी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है। इसमें हम सभी को मिलकर देखना पड़ेगा कि ये जागरूकता इतने बड़े पैमाने पे फैलाई जाए। आप देखिए स्कूलों में जब से फायर क्रैकर्स के खिलाफ दिवाली पे और होली पे अवेयरनेस हुई, तब से आप देखिए दिल्ली में अब काफी सारे बच्चे अपने आप पटाखे नहीं चलाते, काफी सारे बच्चे अपने आप खतरनाक रंगों से होली नहीं खेलते। ये एक अवेयरनेस आपको हर शहर में, हर गांव में, पूरे स्तर पे लानी पड़ेगी अवेयरनेस। लेकिन जगदीश जी, एक बड़ा सवाल मैं जो आपसे उठाना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना के बाद 25 लोगों के खिलाफ अब तक जो है मामला दर्ज हुआ, जिसमें से 15 लोग मंदिर कमेटी के हैं, 2 लोग जो हैं वो ठेकेदार हैं और 7-8 लोग और हैं। सवाल है कि क्या राज्य सरकार या जिला प्रशासन इसमें सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है? इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं वो तो यही इंडिकेट करती हैं कि जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर जिला प्रशासन ने उसको बैन कर दिया था कि कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स नहीं होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट को कहा था कि अगर आपको परमिशन मिली है तो हमको दिखाइए, मंदिर ट्रस्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम दिखाएंगे नहीं आपको। ये आज अखबारों में भी आ गया है जी। तो पुलिस और प्रशासन का क्या कर्तव्य था? पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य था कि फोर्सिबली उनको रोकते। उनका जवाब यह है कि वहां भीड़ थी और भीड़ उत्तेजित हो जाती, हिंसा फैल जाती, इसलिए हमने नहीं रोका। पुलिस मौजूद थी और ये रीजन दिया जा रहा है। फिर दूसरी बात, जो स्टेट यानी राज्य सरकार ने भी किस तरह से आंखें मूंदे रखी जब आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स की इजाज़त नहीं दी कि भाई वहाँ पर होड़ नहीं मचेगी। हालांकि एक ही ठेकेदार को, ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि हमने एक ही ठेकेदार को ये फायरवर्क्स करने का ठेका दिया था, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की। कागज़ जारी कर दिए। कागज़ जारी करने के बाद कागज़ पर आपके ऑर्डर पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उस समय 3:30 बजे जब आतिशबाजी शुरू हुई, मंदिर परिसर में कोई 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद थे। शुरू में 6 हज़ार लोग मौजूद थे। 2-2.5 हज़ार की भीड़ को क्या जिले की पुलिस संभाल नहीं सकती? बड़ी बड़ी भीड़ को पुलिस संभाल लेती है, उस भीड़ को क्यों नहीं संभाल सकी? ऐसा लगता है कि केरल में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कहीं पर ढील बरतने के और एक सामान्य धारणा शासन में है, और उसके कारण जिला प्रशासन में भी वो और लापरवाही आई है कि नहीं, चुनाव है, जाने दो, होने दो, इसलिए कोई हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर भारी पड़ सकता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिला प्रशासन अगर चाहता तो इसको रोक सकता था। जिला प्रशासन ने और पुलिस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने ऑफिस से आदेश जारी कर दिया और उस चुप बैठ गए। मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ ट्रस्ट के लोगों को पकड़कर या दूसरे लोगों को पकड़कर कुछ नहीं होगा। जाहिर तौर पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इसी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है राज्य सरकार, जिला प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ हम केरल की बात क्यों करें, क्योंकि इस तरह के हादसे कई राज्यों में घट चुके हैं, और कम से कम ये बहुत सारे ऐसे तथ्य हमारे सामने जो दिखाते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में दरअसल जो है वो कितनी लापरवाह है। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया।
ये देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केरल में जिस तरह से कोल्लम में एक मंदिर में आतिशबाजी के बाद जो हादसा हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई और उसके बाद कई सारे सवाल हमारे सामने उठ खड़े हुए हैं। राज्य सरकार जिला प्रशासन की भूमिका को लेकर, केरल में जिस तरह से मंदिरों के प्रशासन है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा भी जो धार्मिक स्थल है वहां की जो व्यवस्था, जो प्रबंधन है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मुख्य सवाल जो सामने उठा वो ये कि बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि केरल में इस तरह की आतिशबाजी सभी मंदिरों में बंद कर देनी चाहिए। इस तरह की भी लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, प्रोफेसर वार्ष्णेय जो कि सीपीआई से जुड़े हैं और जगदीश उपासने जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। ब्रेक पे जाने से पहले विजय शंकर जी, वार्ष्णेय जी ने कुछ सवाल उठाया। वार्ष्णेय जी ने कहा कि भाई लो डेंसिटी का होना चाहिए, दिखावा बहुत हो गया है, चाहे वो रामलीला के समय होता है या बाकी त्योहारों के समय होता है। वो कह रहे हैं किसी एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, अगर होती है तो गलत चीजें होती है उसको बंद करना चाहिए। नहीं देखो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो समाज में अमान्य होती हैं, धीरे धीरे करके नुकसानदायक होती हैं, समाज अपने आप धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ देता है। और जागरूकता की, जैसे वार्ष्णेय जी की एक बात से सहमत हूँ कि किसी चीज़ को अगर कहीं कम करना है, कुछ करना है तो उसके लिए एक जागरूकता की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी वार्ष्णेय जी ने ये जो बात कर रहे थे कि पटाखे वाली बात, तो उसमें वो बार बार 3 बार मंदिर का ही नाम लिया। मैंने हालांकि वाराफात की जो त्यौहार होता है उसकी मैंने बात की थी, लेकिन वो उधर घूम करके नहीं गए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई किसी भी धर्म का, मैंने कहा किसी भी धर्म कुल मिलाकर के जब मंदिर की बात होती है तब ही प्रश्न उठते हैं। यानी चर्च की बात होती तब प्रश्न नहीं उठाए जाते, मस्जिद की बात होती तब प्रश्न नहीं उठाए जाते। अभी एक मैं उदाहरण दिल्ली का देता हूं। मैंने यूरोप में क्रिसमस का एग्जांपल, अगर उनकी ऐसी भावना है तो क्या भावना उस पर मैं देखो, अभी मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अभी एक 15 तारीख से ऑड इवन सम विषम गाड़ी चलने की बात कही है। क्या केजरीवाल जी को ये नहीं पता कि 15 तारीख को रामनवमी है? क्या केजरीवाल जी को ये पता नहीं कि रामनवमी को यहाँ रथ यात्राएं निकलती हैं? क्या केजरीवाल जी को ये नहीं पता है कि यहाँ पर उसी दिन लोग मंदिरों में जाते हैं? यानी ये चीज जो 16 तारीख को कर सकते थे, या ये हो सकता है कि अनजाने में कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे अनजाना हो सकता है? उनकी टीम में इतने सारे सलाहकार लोग होंगे, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं उठाई। विश्व परिषद की बात जो कह रहे हैं, जो तिवारी जी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार बार इस बात सामने आ रही कि
की जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको लेकर इस तरह से इनसेंसिटिविटी दिखाई जाती है, जिसका रिएक्शन होता है, लोगों को खराब लगता है, लोगों को लगता है भाई क्यों हमारी बात हो रही है, क्यों हमेशा आप बात करते हैं कि भाई ये ना सोच क्या प्रॉब्लम है। देखिए राज्य जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सोच के नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे शबे बारात के बाद हम अक्सर देखते हैं कि सड़क पर लोग निकलते हैं मोटरसाइकिल लेके, कुछ लड़के निकलते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि शबे बारात में जो है मोटरसाइकिल पे जिस तरह के प्रोसेशन निकलता है उसको बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए उनको बुरा लगता है कि भाई आप हमेशा उन्हीं पर। देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी धर्म के त्योहारों का महत्व है, पर उन त्योहारों में किसी भी तरह के फूहड़ व्यवहार की इजाजत ना तो परंपरा में है, ना परंपरा में कभी हुई थी, और ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं पर वही तो भाई दूसरी बात सुन लीजिए, प्रोफेसर जहां तक बारात के बाद किसी ने नहीं कहा कि भाई मोटरसाइकिल पर जो प्रोसेशन निकलता है उसको आप बंद कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतीय संविधान के हिसाब से, चाहे वो ऑड इवन फार्मूला है। आपको पता है लोक सेवा आयोग कभी भी अपना एग्जाम पोस्टपोन नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका रीजन है कि आज अगर मैं यहाँ एग्जाम पोस्टपोन करता हूँ, किसी ना किसी राज्य में उस दिन कोई ना कोई त्योहार है। अच्छा 16 तारीख को कर लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? 16 तारीख को कर लेंगे क्या समस्या आ जाएगी? बात सुन लीजिए, और ये जितने भी त्योहार हैं ये अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से डेट चेंज करते हैं, अपने अपने, चाहे वो हिजरी कैलेंडर है, चाहे वो संवत कैलेंडर है। की बात करी वो शायद किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन अगर विजय शंकर जी ध्यान दिला रहे हैं तो अफसोस हिंदू परिषद के साथ समस्या क्या है कि वो हर मामले को सांप्रदायिक दुर्भावना से देखते हैं। प्रगतिशील होने की बात, प्रगतिशीलों पे आरोप लगाते हैं। मैं इनको माननीय जी को ये बताना चाहता हूँ कि मानव बाय नेचर, बाय प्रवृत्ति प्रगतिशील है, और उसने प्रगति को ही सही माना। प्रगति के लिए जो नहीं रहा सांप्रदायिकता से। मैं धार्मिक नजरिए से सोचता हूँ, सांप्रदायिक नजरिए से नहीं सोचता हूँ। सांप्रदायिक नजरिए से तो वो सोचते हैं जो होली में पानी की चर्चा करते हैं कि होली पर पानी इतना बहता है कि इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बकरीद पर जो पानी और जो प्रदूषण फैलता है उसकी वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। इतना मतलब चिंता, इतना, हाँ बिल्कुल अफसोस करना चाहिए, करना चाहिए। देश की एकता अशोक जी दिक्कत यही है, ये बहुत गलत बात है अशोक जी। परेशानी ये है कि जब आप एक विशेष समुदाय के त्योहारों पर ही उंगली उठती है एक जगह से, कुछ खेमों से उठती है, ऐसा नहीं। तो ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि आप हैरान रह जाएं सुनकर कि न्यूयॉर्क का फायरवर्क क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए, क्यों चर्च फायरवर्क करते हैं, केरल में सारे चर्च भी फायरवर्क करते हैं। अभी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, अभी घोषणा की है। तो ये जब इस तरह की बातें, जब आप ऐसा लगता है समाज को, और समाज में ये भावना आती है कि मीडिया में या चाहे इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से सिर्फ हमारे इसको रीति रिवाजों को खराब लगता है, तो फिर लोगों को खराब लगता है, और उस समय लोग फिर गुस्से में बहुत सारी दलीलें देते हैं। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है, फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए
पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केरल में जिस तरह से कोल्लम में एक मंदिर में आतिशबाजी के बाद जो हादसा हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई और उसके बाद कई सारे सवाल हमारे सामने उठ खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2.25 साल पहले, जी हाँ, 2.25 साल पहले केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया था। कहा था कि जिस तरह से जो धार्मिक आयोजन होते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के धार्मिक आयोजन हो, और जो मंदिरों में या फिर मस्जिदों में या फिर तीर्थ स्थानों में जो आयोजन होते हैं, उसकी व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि वहां व्यवस्था होनी चाहिए। 6 राज्यों ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश उनमें से एक राज्य है और केरल ने अपने जवाब में कहा था कि हम पूरी एहतियात बरतते हैं, लेकिन केरल के दावों के दम जो है हमने देखा कोल्लम में निकल गया। वार्ष्णेय जी, इसका मतलब राज्य सरकारें जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं, बाकी दूसरे लोगों पर। अशोक जी, इस मामले में आज रिपोर्ट है कि नहीं बचना चाहिए। इस मामले में रिपोर्ट है कि राज्य के श्रम मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया कि ये हो जाने दो। अब वो डिनाई कर रहे हैं। आज छपी है खबर, वहां के अखबारों में भी छपी है, दिल्ली में भी छपी है कि राज्य के श्रम मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, मैंने उससे बात की। तो अगर इस लेवल पर आप ऐसी चीजों को इजाजत दे देते हैं, देखेगा कौन उसको? मैं इसमें ये आपको एक पहलू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आप कोट कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डेंसिटी लेवल के पटाखे और वेलोसिटी लेवल के पटाखों पे भी बैन लगाया हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि हर लोग इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा हादसा हुआ है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, 300 से ज्यादा लोग हुए। उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको इलाज मिलना चाहिए। पर भविष्य में हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए लोगों में, पर्यावरण को देखना चाहिए और इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। बहुत संक्षेप में क्या विजय जी, बहुत संक्षेप में क्या इससे सीखा जा सकता है? इस पूरी घटना के बाद किस तरह की चीजें ना हो, क्या सीख ली जा सकती है? देखो, सरकार की चूक है, सरकार की व्यवस्था की चूक है। कहीं भी इस प्रकार की परंपराएं हैं, अगर उनका संरक्षण करना है तो, और कोई चीज ठीक नहीं है, मैंने बहुत पहले से कह रहा हूं, वार्ष्णेय जी की बात को भी मैंने समर्थन किया है कि वो धीरे धीरे समाप्त करनी। अगर कोई ठीक नहीं है तो सरकार को सचेत रहना चाहिए, इस प्रकार के घटनाएं आगे से न हो। ये सरकार की चूक है। सरकार की चूक नहीं अगर होती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। बिल्कुल, सरकार तो जरूर, जाहिर तौर पर केरल की सरकार और जिला प्रशासन इस पूरी घटना की जवाबदेही से बच नहीं सकते। हालांकि जो रिएक्शंस दिखाए जा रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहे हैं सरकार की तरफ से, वो यही दिखा रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर प्रशासन पर डालने की कोशिश कर रही है। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो जैसे आपने शुरू में रिपोर्ट भी देखी थी, तो मंदिर के बाहर एक भी एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं थी, जबकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ये वहां पर पुलिस मौजूद थी, उसके सामने सब कुछ हुआ। तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बहुत लोगों की है। सिर्फ किसी एक जिला प्रशासन जो है सिर्फ मंदिर की प्रशासन पर जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकता। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सबक भी सीखने जरूरी हैं। राज्य सरकारों को सचेत भी होना पड़ेगा। इस तरह की जो तमाम घटनाएं होती हैं, उस तरह की घटनाएं फिर से ना घटे, उसके लिए सचेत जो है वो रहना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।